नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने हाई स्कूल का पहला पार्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें सबसे पहले चीज तो समझने की बात यह है कि इस राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। पहली चीज यूरोप और राष्ट्रवाद। तो पहले तो ये जान लें, यूरोप कोई देश नहीं है, ये एक महाद्वीप है। आपने पढ़ा था इससे पहले कि हमारे पृथ्वी में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, उन्हीं महाद्वीपों में एक है यूरोप महाद्वीप। और यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में ही राष्ट्रवाद क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसे माना जाता है कि पहली बार जो अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की हुई वो यूरोप महाद्वीप से ही मानी जाती है। इसी वजह से हम हाई स्कूल वालों के लिए बोर्ड एग्जाम को देखते हुए उनके पहले चैप्टर का रिवीजन क्लास लेके आए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब बात करें राष्ट्रवाद है क्या, तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब है एक तरीके से अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम या अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, यानी अपने राष्ट्र से जो प्रेम करते हैं वही क्या है? राष्ट्रवाद है। अपने देश के प्रति जो लगाव है वही क्या है? वही राष्ट्रवाद है। इससे पहले राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति अगर देखा जाए तो राजाओं ने हमारे देश राष्ट्र के लिए अभिव्यक्ति कुछ ऐसी दी थी कि मतलब अपने राजा से ही प्रेम करना है, वही ये राष्ट्रवाद है। अगर आप अपने राजा से प्रेम नहीं करते, क्योंकि आज से अगर 250-300 साल पहले देखा जाए तो कहीं में भी प्रजातंत्र या लोकतंत्र नहीं था। हर जगह अगर देखा जाए तो सिर्फ क्या था? सिर्फ राजतंत्र, यानी राजा का शासन था। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और राष्ट्रवाद आया। अब बात आती है कि राष्ट्रवाद जो आया इसका सबसे पहले उदय हुआ कहाँ? इसका सबसे पहले उदय होता है यूरोप महाद्वीप के ही एक देश का नाम क्या था? फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय होता है। इसके उदय के कारण क्या थे? सबसे पहले क्यों फ्रांस में राष्ट्रवाद आया, क्या वजह रही होगी फ्रांस में राष्ट्रवाद आने की, और कब आया? तो कब आया? फ्रांस में एक वंश था जिस वंश का नाम था बूर्वो राजवंश। बूर्वो राजवंश। आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा राजवंश फ्रांस में शासन करता है, तो राजवंश था बूर्वो राजवंश। बूर्वो राजवंश में एक शासक हुआ लुई 16वां। लुई 16वां। लुई 16वां जो शासक था अत्यधिक क्रूर, तानाशाह और बिना मतलब एक तरीके का अयोग्य शासक था लुई 16वां। अब इसके आने के कारण क्या थे, क्यों आया गया यहाँ पे? तो 1789 में फ्रांस के लोग इससे मजबूर होकर क्या किए, इसको इसकी गद्दी को तख्ता पलट कर दिए। फ्रांस के लोग एकत्र हुए। क्यों एकत्र हुए, वजह क्या थी इसकी? सबसे पहली चीज, जो लुई 16वां था एक कैसा शासक था? तानाशाह था, यानी तानाशाह शासक था लुई 16वां। तानाशाह का मतलब क्या है? पहले तो ये सिर्फ अपनी चलाने वाला, जनता से प्रजा से उसको कोई मतलब नहीं था। एक तरीके के सिर्फ तानाशाही करता था, उसे जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। जनता में सोचिए खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो अपने अय्याशी में पूरे दिन शराब पिए पड़ा रहता था। और उसका शासनकाल कौन देख रहा था? पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, इनकी पत्नी थी मेरी एंतोइनेट। पहली चीज तो तानाशाह था और जनता पर अनाप शनाप टैक्स लगाते रहता था, जनता से कोई मतलब नहीं था। तीसरी चीज क्या थी? ये एक अयोग्य शासक था। अयोग्य मतलब योग्यता थी नहीं। एक तरीके से इसके आसपास जो लोग थे सब इसके चाटुकारी हुआ करते थे। इस वजह से फ्रांस की जनता एक तरीके से त्रस्त आकर 1789 में एकत्र होती है। एकत्र होकर इसको इसकी गद्दी से उठाकर फेंक देती है और इसको बंदी बना के रख लेती है। बाद में इसको फांसी दे दी जाती है 1793 में। इसमें याद रखिएगा कि लुई 16वां को फांसी कब दी गई? तो 1793 में। क्रांति के समय, अब क्रांति के समय कौन कौन से कार्य किए गए? एकदम से तो क्रांति आ ना गई होगी कि लोगों से कहा जाए कि भाई चलिए लड़ना है, तो कोई ऐसे तो लड़ेगा नहीं। तो क्रांति के समय कौन कौन से कार्य किए गए होंगे? तो क्रांति के समय किए गए कार्य लोगों को एक तरीके से जागरूक करने के लिए कि हमें लुई 16वां से लड़ना है। तो क्रांति के समय किए गए कार्य कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, क्रांति के समय कौन कौन से कार्य किए गए? क्रांति के समय सबसे पहले कार्य क्या किए गए? एक सामूहिक भावना, एक सामूहिक भावना का विकास किया गया। सामूहिक भावना का विकास, सामूहिक भावना का विकास से मतलब कि लोगों के अंदर एक सामूहिक भावना को भरना। कैसे भरा जाएगा सामूहिक भावना?
कि चलो, अगर हम कहते हैं चलो किसी और से लड़ने चलना है तो क्या सब लोग तैयार हो जाएंगे? नहीं तैयार होंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन क्या दिया गया? जैसे पैतृक भूमि, पैतृक भूमि, पैतृक भूमि क्या, वहां के लोगों ने, जो कुछ जागरूक लोग थे, उन्होंने कहा कि यार देखो, जो लुई 16वां है ये हमारी पैतृक भूमि को कब्जा किए ले रहा है, क्योंकि अनाप शनाप टैक्स था जनता पे, कई सारे टैक्स उल्टे सीधे लगा रखे थे, उल्टे सीधे टैक्स ना देने की वजह से उनकी भूमि पर कब्जा कर लेता था। तो वहां के लोगों ने उनसे बताया कि जो लुई 16वां है वो हमारी पैतृक भूमि पर कब्जा कर लिया है, इससे हमारी भावनाएं जुड़ी, इसमें हमारे पिता लोगों ने इसमें बहुत सारे काम किए हैं, ये हमारी भूमि, इसको वो कैसे ले जाएगा। इससे फ्रांस के लोग थोड़ा जागरूक हुए, बात तो सही है, मेरी भी पैतृक भूमि लिए जा रहा है, दूसरे ने कहा मेरी भी लिए जा रहा है, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। दूसरी चीज क्या की, एक अपना अलग झंडा बनाया, एक अपना अलग झंडा बनाया और सिर्फ एक भाषा का प्रयोग किया, फ्रेंच भाषा, लोगों को एकत्र करने के लिए क्या किया गया, एक भाषा बनाया गया, नया झंडा, पैतृक भूमि, और सिर्फ एक भाषा रखा गया कि सबको से लोगों से बात करने के लिए सिर्फ एक भाषा का उपयोग किया गया, कि सबको एक भाषा और एक अपना अलग झंडा बनाया गया, कि हम इस झंडे के तले, जैसे हम लोगों को देखेंगे तिरंगे को, कि किस प्रकार से हम कहीं तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं तो हमारे मन में एक खुशी होती है, एक देश के प्रति भावना पैदा होती है कि ये हमारे देश का झंडा है, मन में एक प्रसन्नता आ जाती है। तो ऐसे ही फ्रांस के लोगों ने क्या किया, लुई 16वां से लड़ने के लिए एक अपना एक अलग झंडा तैयार किया। हुआ क्या, सारे लोग एकत्र हुए और 1789 में उसको हरा दिया गया, या कह दिया जाए उसको एक तरीके से बंदी बना लिया पकड़ के, और 1793 में गिलेटिन पे रख के उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब जब क्रांति हो गई, तो जब क्रांति हो जाएगी तो जो लोग चाहते थे कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएंगे, तो क्या बदलाव किए जाएंगे, तो कुछ बदलाव की बात आई। तो क्रांति के बाद किए गए कार्य, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस की क्रांति में होने के बाद कौन कौन से कार्य किए गए, यानी क्रांति के बाद के कार्य। तो क्रांति के बाद के कार्य, लोगों की एक जरूरत हो जाती है, कौन कौन से, तो क्रांति के बाद के कार्य, क्रांति के बाद कौन कौन से कार्य किए गए, तो क्रांति के बाद सबसे पहला जो काम किया गया वो था वहां के लिए एक नया संविधान बनाना। सबसे पहला कार्य क्या किया गया, नया संविधान बनाया गया। वहां के लिए संविधान क्या होता है, संविधान हम उसे कहेंगे कि एक नियमों की ऐसी किताब जिससे देश का प्रशासन चलाया जाए, वो संविधान। तो क्या किया गया, एक नया संविधान बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस संविधान में कोई कमियां नहीं थी, ये संविधान पूरी तरीके से बड़ा अच्छा था। ये संविधान में बहुत सारी कमियां रही, बाद में हम इसमें आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से इसमें भी सुधार किए गए। तो नया संविधान बनाया गया और सभी को समान अधिकार दिए गए, सभी को समान अधिकार, यानी अधिकारों को बांट दिया गया, सबको एक समान अधिकार दे दिए गए। यानी अब कोई छोटा बड़ा ऐसा कर दिया गया, कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको एक समान अधिकार देंगे। एक व्यवस्था थी सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, इसको समाप्त कर दिया गया। अब ये सामंती व्यवस्था थी क्या, सामंती व्यवस्था ये थी कि शुरुआत में इनको, जो हम लोगों को अभी जब हम काम करते हैं उसके बदले जो पैसा मिलता है, पहले पैसा मिलने की जगह राजा क्या किया करता था, अपने सामंतों को जमीनें दिया करता था। इस वजह से इनके पास बहुत सारी जमीनें थी। सामंतों से क्या किया गया, इन सामंतवाद को खत्म कर दिया गया। और ये सामंत कौन थे, ये सामंत जो बड़े बड़े शहरों में रहते थे और अपनी जमीन का हिस्सा क्या किया था, गांव के गरीब किसानों को उस पर रख दिया था कि तुम मेरी जमीन पे काम करोगे और इतना मुझको पैदा करके तुमको देना ही है, अगर तुमने इतना पैदा करके नहीं दिया मुझे तो तुम्हें इसका कुछ मिलेगा, यानी जो तुमने मेहनत की है इसका तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इस वजह से तुमको इतना पैदा करके देना ही है। अब बात आती है कि अगला कार क्रांति के बाद क्या किया गया, तो स्टेटस जनरल था, एक जगह थी स्टेटस जनरल, तो स्टेटस जनरल को समाप्त कर दिया गया। अब बात आती है स्टेटस जनरल था क्या, स्टेटस जनरल क्या था, स्टेटस जनरल वो जगह थी जहां राजा बैठता था और राजा के खुद के चाटुकार बैठते थे, जो राजा की हाँ में हाँ मिलाया करते थे कि हाँ राजा, तुम राजा कहते ऐसी बात, तो बोले हाँ हाँ राजा साहब बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं ना कि जब आपका जीवन उनके उस पर चल रहा हो
तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी चाटुकारिता करते हैं। वो कह दे ये गलत है, अगर वो कह देगा कि हाथी उड़ता है तो हाँ हाँ राजा साहब उड़ता है हाथी, हमने तो उड़ते हुए देखा है। तो कुछ ऐसे को क्या बोलते हैं कि राजा चाहे गलत करे चाहे सही, उसकी हाँ में हाँ मिलाना। तो वो स्टेटस जनरल था जहां राजा बैठ के सब अपने राजतंत्र के लोगों के साथ बैठता था, तो उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और एक नई चीज बनाई गई जिसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली एक नई चीज बनाई गई नेशनल असेंबली की, जहां पे अब कोई बात होगी तो हम फ्रांस के लोग वहां एकत्र होंगे और उस बात पर चर्चा करेंगे। नेशनल असेंबली के बाद क्या और क्या किया गया, आय और व्यय पर टैक्स खत्म कर दिया गया। आय व्यय पर टैक्स समाप्त कर दिया गया। समाप्त क्या किया गया, समान कर दिया गया, एक समान, एक समान कर दिया गया। यानी आय व्यय पर, जैसे सिंपल सी बात है, आय व्यय पर एक टैक्स हुआ करता था कि अलग अलग उस पे जाने पर अलग अलग टैक्स हो जाता था। मान लीजिए एक समय के लिए, जैसे हम मान लें कि उत्तर प्रदेश में कोई चीज बहुत ज्यादा बनती है, जैसे मान लें कांच के सामान हो गए, खेल के सामान हो गए, और उसको मध्य प्रदेश बेचने जाना है तो मध्य प्रदेश उस पर टैक्स लगा दे। यानी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा बनने की वजह से वो चीज सस्ती है। जैसे मैं एक समय के लिए मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आलू पैदा होता है ज्यादा, या कहते हैं कि कोई भी सामान जो ज्यादा पैदा हो रहा है उसको उत्तर प्रदेश में बेचने पर 10 रुपए मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में वही चीज 15 रुपए मिल रही है। हम सोचे क्यों ना जाके इसको 15 रुपए में बेचे मध्य प्रदेश में जाके, तो हो क्या, उसी चीज को मध्य प्रदेश वाले उस पर टैक्स लगा देंगे। अगर हमारे यहाँ आप कोई चीज बेचने आओगे तो उस पर आपको 5 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो हम सोचेंगे 10 15 रुपए बेचेंगे, 5 टैक्स बेचेंगे, 10 रुपए चला जाएगा प्लस आने जाने का हमारा किराया, तो वो तो हमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा महंगा सस्ता पड़ जाएगा, वहां पे हमारा बेनिफिट और कम हो जाएगा। तो हम इससे अच्छा क्या करें, उत्तर प्रदेश में ही बेचें। तो उस एक टैक्स को एक समान कर दिया कि पूरे फ्रांस में कहीं भी कुछ भी ले जाया जाएगा बेचने या खरीदने के लिए, उस पर टैक्स एक समान होगा, चाहे जहां से खरीदें, चाहे अपने निकट से या दूर से, टैक्स एक समान ही होगा। नाप तौल की एक नई पद्धति लाई गई। पहले नाप तौल के कुछ पैमाने नहीं थे, तो नाप तौल की एक पद्धति ले आएगी कि सारे जगह जो नापने के, जिस प्रकार से एक तरीके से 1 किलो 2 किलो 4 किलो जो होता है ना, पहले पूरे फ्रांस में एक समान नहीं थे, तो इनको क्या किया गया, एक समान कर दिया गया। माप तौल की जो सामग्री थी या नापने वाली चीजें थी उनको सबको एक समान कर दिया गया। इसी बीच हुआ क्या, एक तरीके सबके ऊपर समान कर हो गया। इसी बीच एक व्यक्ति और था जो इन सारी चीजों को बड़े गौर से देख रहा था। इसमें एक चीज और किया गया, क्षेत्रीय भाषा को समाप्त कर दिया गया। क्षेत्रीय भाषा, जो वहां की क्षेत्रीय भाषा थी उसको खत्म कर दिया गया। क्षेत्रीय भाषा को कैसे खत्म कर देगा, यानी जैसे हमारे, आप देखते होंगे कि हमारे गांव में कुछ और बोली जाती है, गांव से थोड़ा और दूर चलेंगे तो वहां पे कोई भाषा, या एक जिले से दूसरे जिले में भाषा दूसरी हो जाती है। जैसे चित्रकूट में कहते हैं दूसरी भाषा, बांदा में जाएंगे तो दूसरी, महोबा जाएंगे दूसरी, या बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में ही देखिए, भले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जिलों की बात करें, क्या 7 जिलों की भाषा एक समान है, नहीं है ना। तो इस क्षेत्रीय भाषा को खत्म करके एक सिर्फ एक भाषा की गई, और उस एक भाषा कौन सी की गई, फ्रेंच भाषा। अब आप कहेंगे कि फ्रेंच भाषा ही क्यों की गई, या ये कहते हैं भाषा से क्या लेना देना, भाषा से लेना देना ऐसे, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से बाहर जाते हैं, या कहते हैं आप उत्तर प्रदेश से निकल के दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं, वहां आपके साथ कोई दक्षिण का बहुत अच्छा दोस्त है, यानी आपके साथ जो काम करता है, लेकिन वो बोलता क्या है, तमिल बोलता है या तेलुगु बोलता है या कन्नड़ बोलता है, कोई और भाषा बोलता है। लेकिन वहीं पे आपका एक व्यक्ति बाद में आपको मिलता है, आपको 1 से 1.5 साल बाद, जो हिंदी बोलता है, तो आप उस हिंदी बोलने वाले से ज्यादा जुड़ जाएंगे, बजाय जो आपसे 1 साल 1.5 साल पहले जिससे दोस्ती से जो तमिल कन्नड़ बोलता था उसके बजाय। क्यों, क्योंकि आपकी जब भाषा मिलेंगी तो आपकी भावनाएं उसके साथ ज्यादा, जो आप अपनी भावनाएं उससे ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। इस वजह से भाषा को महत्व दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे फिर से कोई व्यक्ति ऐसा है जो फ्रांस पर कब्जा कर ले। एक राष्ट्रगान बनाया गया, राष्ट्रगीत बनाया गया उस टाइम पर, और उस राष्ट्रगीत का नाम क्या रखा गया, मार्शले नामक राष्ट्रगीत था। मार्शले, मार्शले जो था वो क्या था, एक राष्ट्रगीत था। फ्रेंच भाषा होगा एक राष्ट्रगीत, जो जब सेना के लोग जब युद्ध करने के लिए निकलते थे तो एक राष्ट्रीय गीत गाएगा, उसका नाम क्या रखा गया, मार्शले। जैसे हमारे देश का राष्ट्रगीत क्या है या राष्ट्रगान क्या है, हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। आपको पिछली क्लास में बताए थे कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था,
1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बिशन नारायण दत्त उसके अध्यक्ष थे। तो मार्शले फ्रांस का राष्ट्रीय गान था एक तरीके से। जब युद्ध पे निकलने से पहले सैनिक जाया करते थे तो इस राष्ट्रीय गीत को गाया जाता था। और एक काम क्या किया गया, 1793 में लुई 16वें को फांसी दे दी गई। जो लुई 16वां था उसको फांसी दे दी गई 1793 ईस्वी में। लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब जब 1793 में लुई 16वें को फांसी हो गई, उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी मेरी एंतोइनेट को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति और था जो इन सारी घटनाओं को बड़े गौर से देख रहा था, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमें बहुत ज्यादा इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसको पढ़ेंगे तो शायद 2-4 क्लास है सिर्फ नेपोलियन के। सिर्फ ये देखना है कि फ्रांस की क्रांति में उसका क्या योगदान रहा और फ्रांस में उसने कौन कौन से कार्य किए। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट एक क्या था, एक साधारण सा सैनिक था। जो नेपोलियन था वो क्या था, एक साधारण सैनिक था। इन सारी हेडिंगों को आप लिखते हुए चलिएगा, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण सैनिक था। साधारण सैनिक धीरे धीरे करके हुआ गया 1799 में वहां की जो एक डायरेक्टरी थी उसको उसने समाप्त करके वहां का प्रमुख बन बैठा। जो नेपोलियन था, बात कर रहे हैं नेपोलियन इतिहास का एक तरीके से कहा जाए सबसे प्रसिद्ध राजा नेपोलियन विश्व में देखा जाए। ये कब आता है, इसकी एंट्री कब होती है, 1799 में फ्रांस में एक डायरेक्टरी थी उसको समाप्त करके वहां का प्रमुख बन बैठता है नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट। और इसका कहना क्या था, सबसे एक चीज ये थी कि नेपोलियन का कहना यह था कि इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज होती ही नहीं, यानी कोई ऐसा काम है ही नहीं जिसको किया ना जा सके। यानी काम है तो काम जरूर होगा, क्योंकि वो होने के लिए ही काम बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करता है, डायरेक्टरी का प्रमुख को समाप्त कर वहां का फ्रांस का प्रमुख बन बैठता है। और होता क्या है, 1804 में, देखिए 1804 में फ्रांस का सम्राट बन जाता है। फ्रांस का सम्राट बन जाता है 1804 में। सोचिए, वो फ्रांस जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़के 1789 में राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लेके आया, वहां फिर से राजतंत्र आ गया 1804 में। क्वेश्चन आपसे पूछता है, ऑप्शनल में भी पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना, तो कब बनता है, 1804 में। 1804 में ही एक ही अपना नया कानून लेके आता है जिसे हम लोग कहते हैं नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड। ये भी क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में कि नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कब लागू होती है। तो कब लागू होती है, 1804 में नेपोलियन संहिता। अब जब नेपोलियन आता है तो ये भी कई सारे बदलाव करता है कि नेपोलियन आने के बाद, नेपोलियन समझ लिए अपने आप को ये कहता था कि भगवान ने मुझे सिर्फ फ्रांस के लोगों की मदद करने के लिए भेजा, और ये फ्रांस ही नहीं, विश्व में जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनकी भी मदद करने के लिए भगवान ने फ्रांस के लोगों को अलग से बनाया है। उसकी सोच ये थी। तो इसके बाद जब ये आया तो नेपोलियन ऐसा नहीं था कि लुई 16 जैसा तानाशाह था, नेपोलियन उन राजाओं से अच्छा था। शुरुआत में लोगों को लगा बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि ये उतना भी अच्छा नहीं है। तो इसके द्वारा किए गए जो कार्य थे वो कौन कौन से थे, इसको भी पूछता है एग्जाम में कि नेपोलियन ने राजा बनने के बाद कौन कौन से कार्य किए। या हम कहते हैं कि नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य। जो नेपोलियन था, राजा बन गया था 1804 में, तो नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य, नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य प्रमुख थे। सबसे पहले इसने क्या कर दिया, विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार क्या है, अब बात आएगी कि विशेषाधिकार है क्या। विशेषाधिकार, इसको भी समझते हैं कि विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। फ्रांस भले ही स्वतंत्र हो चुका था, 1789 में भले उसने क्रांति कर दी थी, जो संविधान बना था उसमें बहुत सारी कमियां थी। वो सिर्फ जो बना था वो सिर्फ अमीर वर्ग के, उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार वहां के ना तो महिलाओं को था, ना तो वहां के निम्न वर्ग के लोगों का था। तो इसने क्या किया, इसने वहां का जो विशेषाधिकार था समाप्त कर दिया।
कि सबको अब एक समान, कहने के लिए उसमें कहा गया फ्रांस की क्रांति के बाद कि समान अधिकार सबको दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं था। सबके काम बांट दिए गए थे कि आप कहां तक सीमित है, आप कहां तक सीमित है। लेकिन जब नेपोलियन आता है तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको एक समान अधिकार देता है कि आज से सब एक समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इसके बाद उसने क्या किया, सबके लिए एक समान कानून बनाए। दूसरी चीज उसने क्या की, समान कानून। अब ये समान कानून क्या थे, समान कानून ये थे कि पहले अगर देखा जाए, शुरुआत में अगर देखा जाए तो वहां चर्च और पादरियों का ज्यादा बोलबाला था फ्रांस में। तो नेपोलियन ने क्या किया, सबको क्या किए, एक समान कानून बना दिए कि पहले जो उच्च वर्ग के लोग या चर्च के लोग कुछ काम या कोई चोरी या किसी को मार देते थे, किसी के साथ चोर छीना झपटी कर देते, उनको कानून से सजा नहीं मिलती थी, उनको इस चीज की छूट थी, केवल निम्न वर्ग के लोगों को ही सजा दी जाती थी। लेकिन जब नेपोलियन आया उसने क्या कहा कि चोरी चाहे गरीब घर का व्यक्ति करे चाहे उच्च वर्ग का व्यक्ति करे, सबके लिए क्या होगा, सबको एक समान कानून, सबको एक समान कानून से समान दंड मिलेगा। तो ये काम किसने किया, नेपोलियन ने किया। इसके बाद उसने और कौन कौन से काम किए, तीसरी चीज यातायात। उसने यातायात की बहुत अच्छी व्यवस्था करी, सड़कें बनवाई यातायात ताकि सरल हो। क्यों बनवाई, अपने उसके लिए कि आसपास के व्यापार करने के लिए चीजें सहज हो जाएं। इस वजह से सबसे पहले उसने क्या किया, सड़कों का निर्माण किया। सड़कें अच्छी होंगी तो यातायात में समय नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि जल्दी से पहुंचा जा सके। जानवरों के द्वारा यानी घोड़ा गाय बैलों के माध्यम से ही यात्रा हुआ, घोड़ों के द्वारा, हाथी के द्वारा, ऊंटों के द्वारा, इनके द्वारा यातायात हुआ करता था। इसके बाद उसने क्या किया, संचार व्यवस्था, यानी संचार के लिए उस समय मोबाइल इंटरनेट जैसी चीजें नहीं थी। इसने क्या किया, जो पत्र जो था, पत्र व्यवस्था को और तेजी से पहुंचाने का काम करवाया, यानी संचार की व्यवस्था में भी इसने बहुत अच्छे काम किए। और एक मुद्रा चलाई, एक मुद्रा, यानी मुद्रा एक होगी। पूरे फ्रांस जो था, पूरे फ्रांस में मुद्रा एक होगी। ऐसा नहीं था कि हर जगह हर राज्य में अलग अलग मुद्रा होगी जो इससे पहले चल रहा था। उसने कहा पूरे फ्रांस की सिर्फ एक ही मुद्रा होगी। और एक काम जो उसने सबसे अच्छा किया वो था जो स्वतंत्रता में, यानी जो फ्रांस की क्रांति में जो शहीद हुए थे उनको सम्मानित करना, यानी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का काम किया। स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सम्मानित करने का काम कौन कर रहे हैं, नेपोलियन, जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा वहां के लोगों को। क्योंकि वहां के लोगों को ये लगा कि देखो जो स्वतंत्रता में शहीद हुए थे उनको कितना अच्छा सम्मान दे रहा है, तो उनके घर वालों के, उनके आसपास के परिवार, उनको जानने वालों को बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे फ्रांस की क्रांति में लड़ाई लड़ी थी, फ्रांस की क्रांति में लड़ाई लड़के शहीद हुए थे, तो उसको इन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक उनको सम्मानित किया, कुछ ना कुछ उपहार दिए कि आपके लोगों की वजह से आज फ्रांस यहाँ पर है। और एक चीज क्या किया, जो चर्च का शासन हुआ करता था इस पे, जो चर्च का बाहुल्य हुआ करता था, चर्च क्या होता है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे मंदिर, जैसे ईसाई धर्म के मंदिरों को चर्च बोलते हैं, तो चर्च को समाप्त कर दिया। यानी जो चर्च का एक तरीके से बाहुल्य होता था फ्रांस के शासन सत्ता पर, जो चर्च को एक स्पेशल उसमें रखा जाता है, इसको क्या कर दिए, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब जब यहाँ पे ये काम करता रहा, अब इसको तो ये लगता था इम्पॉसिबल तो कुछ है नहीं, इसने किया क्या, आसपास के यानी पड़ोसी देशों, इटली प्रमाण क्या है ही पड़ोसी देश, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, आसपास के देशों पर आक्रमण करना जर्मनी शुरू किया। और इटली ने इसका बड़ा सम्मान किया। इटली ने सोचा कि नेपोलियन फ्रांस में ऐसा काम, अच्छा काम कर रहा है, आओ भाई हमारे यहाँ भी अच्छा काम करो, सड़कें बनवाओ, संचार व्यवस्था करो। लेकिन धीरे धीरे करके जब वहां पे उसने कब्जा करना शुरू किया तो वहां के लोगों को भी पता चल गया कि नेपोलियन उतना भी अच्छा नहीं है जितना हमने समझा था। हुआ क्या, जैसे हम कहते हैं ना, क्या एक माँ जब अपने बेटे को मारती है तो उसको उतना बुरा नहीं लगता जितना कोई दूसरा आके बाहर से मार दे, तो उससे लड़ जाएगी, तुरंत दौड़ा लेगी उसको कि मेरे बेटे को कैसे मारा। तो सेम वही चीज थी कि धीरे धीरे करके दूसरे देश जिनको लग रहा था कि ये आके हमारे यहाँ पे भी अगर नेपोलियन आ जाएगा, राजा बन जाएगा, तो हमारा भी विकास होगा, अच्छा होगा, तो धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि नेपोलियन उतना अच्छा नहीं है जितना हमने सोचा था। ये क्लास थोड़ी बड़ी है, इसको एक उसमें समय समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे अभी हमें इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में पढ़ना है। तो हम जो पढ़ रहे थे, इसमें से हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांस में
अभी यूरोप में फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर मुझको बताइएगा कि फ्रांस की राजधानी क्या है। धन्यवाद।